नमस्कार, टीवी 9 डिजिटल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुए उस दंगे की जिसने CAA और NRC के नाम पर दिल्ली के कई हिस्सों में दंगे भड़के, जिसमें कई जिंदगियां नफरत पर कुर्बान हो गई। मामला दिल्ली के मौजपुर से शुरू हुआ और देखते ही देखते शहर का उत्तर पूर्वी इलाका इस दंगे की आग में जल उठा। पड़ताल लोक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त आसिफ खान। मार्च के महीने में दिल्ली पुलिस ने औपचारिक रूप से एक बयान जारी किया। इस नफरत की आग में एक पुलिसकर्मी, एक IB कर्मचारी और एक 85 साल की वृद्ध महिला समेत 53 लोगों की मृत्यु हो गई। ये पूरा वाकया किसी बुरे सपने से कम नहीं, एक ऐसा सपना जो उन लोगों को पूरी जिंदगी चैन से सोने नहीं देगा जिन्होंने अपनों को खोया है। आखिर ऐसा भी क्या था CAA और NRC में जिसकी वजह से दो समुदाय के लोग एक दूसरे के जान के दुश्मन बन गए? क्या ये कानून ही कारण थे नालों में तैरती उन लाशों के पीछे जिनकी खबरें पढ़कर देश भर में दहशत का माहौल बन गया? या फिर ये पूरा जो माहौल था किसी खतरनाक दिमाग की उपस्थिति जिसका मकसद सिर्फ नफरत फैलाना था? इस बात को समझने और जानने के लिए थोड़ा पीछे चलते हैं। जब देश की संसद में CAA यानी कि नागरिकता संशोधन कानून लाने का प्रस्ताव गृह मंत्री अमित शाह ने रखा, 4 दिसंबर 2019 को ये बिल संसद में पेश किया गया। इस बिल की सुगबुगाहट तेज होते ही देश के कई हिस्सों में इसका विरोध होने लगा। इस विरोध प्रदर्शन में अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की संख्या ज़्यादा थी, जो इस बात से परेशान थे कि CAA लागू होते ही उनके वजूद पर या उनकी नागरिकता पर सवालिया निशान न लग जाए। 6 दिन बाद 10 दिसंबर को ये बिल लोकसभा में और अगले दिन 11 दिसंबर को राज्यसभा से पारित होकर राष्ट्रपति के पास पहुंचता है कि NRC और इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। NRC करेंगे तब स्पष्टता के साथ इसी प्रकार से इसी सदन में एक भी शब्द छोड़े बगैर मैं सबको इसकी भी जानकारी दूंगा। इसमें मुझे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मानकर चलिए NRC आने वाला है। NRC बस 12 दिसंबर को राष्ट्रपति की हरी झंडी के बाद इस बिल को कानून का दर्जा दिया गया। लेकिन नए साल की शुरुआत में एक ऐसा कानून लागू करना सरकार को महंगा पड़ा। इस सदी के आखिरी साल की शुरुआत देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन के साथ हुई। लोगों का हुजूम सड़कों पर था, जो कि वक्त के साथ भयानक होता चला गया। पुलिस के पास जवाबी कार्यवाही के अलावा कोई और चारा नहीं था, जिसमें कई लोगों को जख्मी होने की खबरें भी आई। वहीं दिल्ली में लोगों का गुस्सा अपने शबाब पर था। नारेबाजी से शुरू होकर बढ़ते बढ़ते खूनी झड़प में ये मसला तब्दील हो गया। ये अपने आप होने वाली घटनाएं नहीं होती। इन सब के पीछे होता है एक दिमाग, एक ऐसा दिमाग जिसने पूरी प्लानिंग की होती है। आइए नज़र डालते हैं उन नामों पर जिन्होंने इस सारे दंगे को खाके में उतारा। पहला नाम है ताहिर हुसैन। इन पर IB के कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या का आरोप है। दिल्ली हिंसा के दौरान इनका एक वीडियो भी वायरल हुआ, जिसमें अपने ही घर की छत पर दंगाइयों के साथ ये देखे गए। ताहिर पर यह भी आरोप है कि 25 फरवरी को उनके चांद बाग स्थित घर से दंगाइयों ने लोगों पर पथराव किया और पेट्रोल बम फेंके। दूसरा नाम इशरत जहां। इशरत को दंगों में उनकी कथित भूमिका के लिए गिरफ्तार किया गया था। उत्तर पूर्वी दिल्ली में फरवरी में हुए सांप्रदायिक हिंसा से जुड़े एक मामले पर उन पर आतंकवाद निरोधक कानून TADA टाडा और UAPA ऊपा के तहत मामला दर्ज किया गया। तीसरा नाम खालिद सैफी। यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के मेंबर खालिद सैफी पर ताहिर हुसैन के साथ मिलकर चांद बाग में दंगे की साजिश रचने का इल्ज़ाम है और इसी सिलसिले में भारत से फरार चल रहे जाकिर नायक से भी मिला।
ताहिर और जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की मीटिंग भी सैफी ने कराई थी। ये मीटिंग 8 जनवरी को शाहीन बाग में हुई थी। 22 फरवरी 2020 उत्तर पूर्वी दिल्ली के जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे रात को तकरीबन 10:30 बजे धीरे धीरे नागरिकता संशोधन कानून के विरोध में महिलाओं का हुजूम लगना शुरू हो गया। महिलाओं ने स्टेशन के नीचे एक तरफ की सड़क को जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। 23 फरवरी 2020 सुबह 9 बजे जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे की सड़क बंद हो जाने से आवाजाही पर असर होने लगा। हालात को देखते हुए पुलिस ने प्रदर्शनकारियों से सड़क खोलने का निवेदन किया। बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने ट्वीट कर लोगों से सीएए के समर्थन में मौजपुर चौक पर जमा होने की अपील कर डाली। 3:30 से 4 बजे के बीच सीएए के समर्थकों की भीड़ वहां जमा हो गई। इसके बाद वहां पहुंचकर बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने पुलिस को 3 दिन के भीतर सड़क खुलवाने का अल्टीमेटम दिया। दिल्ली के बाबरपुर इलाके में सीएए समर्थक और विरोधियों ने एक दूसरे पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। नतीजा ये हुआ कि दिल्ली के मौजपुर, करावल नगर, बाबरपुर और चांदबाग इलाकों में हिंसा भड़की। नागरिकता संशोधन कानून के विरोधी और समर्थक आपस में भिड़ गए। दिन ढलने के बाद दंगाइयों ने कई वाहनों को जला दिया। 23 फरवरी की रात पुलिस ने हालात पर काबू पाने का दावा किया। 24 फरवरी 2020 सुबह करीब 7 बजे मौजपुर चौक पर सीएए के समर्थन में लोग बैठे थे। कुछ घंटों बाद समर्थक और विरोधी दल के लोगों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोपहर होते होते बाबरपुर इलाके में पत्थरबाजी शुरू हो गई। दंगाई हाथ में नंगी तलवार लिए सड़क पर उतरे। यह हिंसा करदमपुरी, शेरपुर चौक, करावल नगर और गोकुलपुरी में आग की तरह फैल गई। भजनपुरा में बस समेत कई वाहनों और पेट्रोल पंप को आग के हवाले कर दिया गया। हिंसा में एक पुलिसकर्मी शहीद हो गए और डीसीपी घायल हो गए। हिंसा का दौर सुबह से रुक रुक कर चलता रहा। गोकुलपुरी इलाके में टायर मार्केट को दंगाइयों ने आग लगा दी। यह सिलसिला देर रात तक यूं ही चलता रहा। 25 फरवरी 2020 सुबह मौजपुर और ब्रह्मापुरी में पत्थरबाजी शुरू हो गई, जिसमें कई लोग पूरी तरह से घायल हो गए। हालात पर काबू पाने के लिए अर्धसैनिक बलों की 37 कंपनियों को तैनात करना पड़ा। दोपहर को ब्रह्मापुरी की गली नंबर 13 और मौजपुर इलाके के पास करदमपुरी में फायरिंग हुई। ब्रह्मापुरी में सुबह 5 बजे तक पत्थरबाजी चलती रही। 26 फरवरी 2020 जिन नेताओं ने जनता के बीच भड़काऊ भाषण दिए, हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से उन पर एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। 27 फरवरी 2020 आईबी ऑफिसर अंकित शर्मा की मौत का आरोप आम आदमी पार्टी के काउंसलर ताहिर हुसैन पर लगा। सीएए के समर्थकों पर आम आदमी पार्टी के नेता ताहिर हुसैन के घर के छत से पत्थर और आग से भरी शीशे की बोतलें फेंकते हुए का वीडियो बरामद हुआ। 3 मार्च 2020 यूएन हाई कमिश्नर ने इस केस में थर्ड पार्टी बनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दी। इस बीच कोरोना की एंट्री होती है और संक्रमण फैलना शुरू होता है। एडवोकेट आशुतोष दुबे ने कोरोना वायरस के कम्युनिटी स्प्रेड को रोकने के लिए शाहीन बाग में प्रोटेस्ट के खिलाफ पीआईएल दायर की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लागू किया। कोरोना वायरस के मद्देनज़र 50 लोगों से ज़्यादा की भीड़ न जुटाने का पीएम मोदी ने जनता से आह्वान किया। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। शाहीन बाग में प्रोटेस्ट की भीड़ ज्यादा होने पर पुलिस ने महिलाओं को हटाया। कोरोना वायरस लॉकडाउन पूरे भारत में लागू कर दिया गया। चार्जशीट में बताया गया है कि इशरत जहां खालिद सैफी से मंडौली जेल में पूछताछ की गई, तो खालिद ने बताया कि उन्होंने इस वारदात को योजना बनाकर अंजाम दिया, जिसमें अमानतुल्लाह और जामिया के कुछ छात्रों ने उनका साथ दिया।
उनको लगता था कि ये सरकार मुस्लिम विरोधी है और कश्मीर में धारा 370 और 35A हटने के बाद उन्हें पक्का यकीन हो गया था। और फिर राम मंदिर मसले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को लेकर उनका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ गया था। CAA लागू कर दिया गया था, NRC और NPR लाने की बात हो रही थी। इन सब को लगा अब यही मौका है लोगों को गुमराह कर इस मुद्दे को इतना बड़ा बना दो कि सरकार हमारे सामने झुक जाए। 11 जनवरी 2020 को CAA, NRC और NPR के पर्चे बंटवाए गए। 12 जनवरी 2020 को इमाम वसीम की सरपरस्ती में मदरसे में एक मीटिंग हुई, जिसमें आसपास रहने वाली औरतों को इकट्ठा कर धरने के लिए उकसाया और पूरा हजूम बनाकर प्रदर्शन किया। 23 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आने की बात पता चली तो दिल्ली में अलग अलग जगह रोड जाम करके प्रोटेस्ट का प्लान बनाया और प्रोटेस्ट को हटाने पर दंगों में बदलने की प्लानिंग की ताकि सरकार की विदेश में इमेज खराब हो जाए, जिनके लिए इनको PFI यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से पैसा मिल रहा था। इस योजना के तहत 25 फरवरी को खुरेजे में जाम किया और फिर पुलिस के मना करने पर उन पर पथराव किया। क्राइम ब्रांच की चार्जशीट खुरेजे में हुई हिंसा के मामले की है। वहीं गिरफ्तारी के दौरान खालिद का पासपोर्ट भी बरामद किया गया था। पासपोर्ट की डिटेल से पता चला कि खालिद ने भारत से फरार जाकिर नाइक से मुलाकात की थी। खालिद सैफी ने दंगों से पहले शाहीन बाग में आप नेता ताहिर हुसैन और JNU के पूर्व छात्र उमर खालिद के साथ मीटिंग की थी, जिसमें दंगों का प्लान बनाया गया। सैफी को दंगों के लिए सिंगापुर के NRI ने पैसे भेजे थे, जो खालिद के NGO में ट्रांसफ़र हुआ था। खालिद मेरठ के रहने वाले अपने पार्टनर के साथ NGO चलाता है, जिससे पूछताछ जल्द होगी। तफ्तीश के मुताबिक फंड जुटाने के लिए खालिद सैफी ने कई देशों का दौरा किया। अब स्पेशल सेल हिंसा में गिरफ्तार ताहिर हुसैन और उमर खालिद के करीबी खालिद सैफी की मनी ट्रेल की जांच कर रही है। स्पेशल सेल के मुताबिक NTCA प्रदर्शन में भड़काऊ भाषण देने वाले और दंगों के आरोप में गिरफ्तार इशरत जहां को भी फंड मिला था, जो कि गाजियाबाद और महाराष्ट्र में रहने वाले उनके कुछ रिश्तेदारों से मदद के तौर पर दिया गया। दिल्ली हाईकोर्ट ने आज ताहिर हुसैन की जमानत याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि उत्तर पूर्वी दिल्ली के क्षेत्र में संगठित तरीके से दंगे हुए, जो कि किसी गहरी साजिश के नतीजे हैं। हुसैन के दंगों में शामिल होने और PFI, पिंजरा तोड़, जामिया फाउंडेशन कमेटी, यूनाइटेड अगेंस्ट हेट ग्रुप और NTCAA प्रदर्शनकारियों के साथ उनके संबंधों पर अभी भी तफ्तीश जारी है। सोच इंसान को कुछ भी बना सकती है। सवाल यह है कि क्या सच में हम ऐसे लोगों की बातों में आते हैं और सदियों से चले आ रहे एकता और मोहब्बत के रिश्ते को ताक पर रखकर एक गंदी सोच का शिकार बनते हैं और फिर बेगुनाह लोगों को शिकार बनाते हैं। शायद शायर बशीर बद्र साहब ने सही फरमाया था कि लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, लोग टूट जाते हैं घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। अपना ख्याल रखिएगा। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक नई पड़ताल के साथ, पड़ताल लोक में। नमस्कार।